नमस्कार दोस्तों, आर एम जी एक्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबको आज मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, तो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा है? आवर्त सारणी, जहाँ से जेट हो, आईसीआर हो, या फिर कहूँ मैं किसकी बात, बीएचयू, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का यहाँ से 100% आते हैं। तो बहुत ही अपन इजी वे में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पहले इस चैप्टर की मैं नींव रखूंगा और उसके बाद इस चैप्टर में मैं डेप्थ तक, बहुत गहराई तक जाऊंगा। तो बस आपको मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहना है, तब जाके ये चैप्टर बहुत ही अच्छा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। वापस बता देता हूँ, यहाँ पे हर बार एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आता है। तो चलो पहले बात करते हैं आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी होती क्या है? होती क्या है भाई, यहाँ पे देखो, तत्वों का व्यवस्थित क्रम में, तत्वों का व्यवस्थित क्रम में अध्ययन क्या कहलाता है मेरा? आवर्त सारणी। तो वापस बता दे रहा हूं कि आवर्त सारणी क्या होती है, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, तत्व को एक व्यवस्थित क्रम में, एक टेबल की फॉर्म में पढ़ेंगे, जहां तक मेरा अच्छा से चैप्टर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो वापस तत्वों का व्यवस्थित क्रम में अध्ययन क्या कहलाता है? आवर्त सारणी। चलो ठीक है, तो एक बार लिख लो ये क्या होता है आवर्त सारणी। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। चलो ठीक है भाई, नोट्स बनाते रहना अच्छे से, तब जाके अपना चैप्टर काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम किया था आवर्त सारणी पर तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखने का लेवोजियर ने। किसने? लेवोजियर ने। उसके बाद काम किया था मेरा किसने? प्राउट ने। किसने? प्राउट ने। ये सारे भाई वैज्ञानिक। सबसे पहला काम किसके द्वारा? लेवोजियर के द्वारा। फिर किसने काम किया? प्राउट ने। फिर किसने किया? न्यूलैंड ने। किसने भाई? न्यूलैंड ने। इसके बाद किसने काम किया? इसके बाद काम किया मेरा मेंडलीफ ने। किसने भाई? मेंडलीफ ने। इसके बाद काम किसने किया भाई? मेंडलीफ से पहले भी एक जने ने किया था, लॉथरमेयर। किसने भाई? लॉथरमेयर ने। तो बाकी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, मेंडलीफ। इसके बाद काम किसने किया मेरे? मोजले ने। किसने? मोजले ने। यहाँ से भाई क्वेश्चन आता ही आता है। और जो आज अपन आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, जो करंट में, जो अपन हर एक बुक में देखने को अपन को मिल जाती है, वो मेरा काम किया था बोरबरी, रैंग तथा वार्नर ने। किसने? वार्नर ने। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? पहला क्वेश्चन आता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी से, फिर किसकी आवर्त सारणी की? मोजले की। और जो इसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आज अपन अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, वो कहाँ से? बोरबरी, रेंज तथा वार्नर की आवर्त सारणी, जिसे अपन आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहते हैं, और हर एक बुक में आपको देखने को मिल जाएगी। तो सीधा सा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता भाई, तो अपन यहाँ से पढ़ेंगे भी नहीं। सीधा कहाँ, किसकी आवर्त सारणी की बात करेंगे? मेंडलीफ की। उसके बाद किसकी करूंगा मैं? मोजले की। और फिर किस पे आ जाऊंगा? आधुनिक आवर्त सारणी या आवर्त सारणी के दीर्घ रूप पे। तो हेडिंग लगा दो भाई, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। क्या पढ़ोगे आज? अपन पढ़ेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो यहाँ पे देखो भाई, हेडिंग लगा रहा हूं मैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। क्या भाई? मेंडलीफ की आवर्त सारणी। चलो, आवर्त सारणी से तो आपको पता चल गया तत्वों का व्यवस्थित क्रम में अध्ययन क्या कहलाता है? आवर्त सारणी। सबसे अच्छा काम किसने किया था भाई? मेंडलीफ। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मेंडलीफ से पहले लेवोजियर आया, प्राउट आया, न्यूलैंड आया, लॉथरमेयर आया। उसके बाद किसने ढंग का काम किसने किया? मेंडलीफ ने। चलो ठीक है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो पहले क्वेश्चन यहाँ से बनता है भाई कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या था, बेस क्या था? तो इसका पहला ही आंसर हो जाता है 5 स्टार लगा रहा हूं इस पॉइंट पे भाई। इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, सीधा सा क्वेश्चन आ चुका है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या है। तो उसका आधार क्या जाएगा? परमाणु भार। क्या? परमाणु भार, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एटॉमिक, क्या बोला जाता है? एटॉमिक मास। क्या बोला जाता है? एटॉमिक मास। तो लिख लेना यहाँ तक। सीधा सा क्वेश्चन बनता है भाई, जो अपन का एग्जाम का लेवल है जेट, आईसीआर, बीएचयू का,
कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या है, तो आंसर क्या लगाओगे उसमें, परमाणु भार। लिख लिया होगा, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा। ठीक है भाई, चलो इसके बाद दिया इसने एक आवर्त नियम। क्या होता है भाई आवर्त नियम, क्या था भाई वो उसका नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम क्या था, ये भी कई बार पूछा गया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन। क्या बोला भाई, कोई भी तत्व होगा तो उसके भौतिक गुण भी होंगे और उसके रासायनिक गुण होंगे और उनके जो आवर्ती फलन, ये वर्ड है, इसका मतलब होता है एक निश्चित समय के बाद वापस गुणों में क्या होती है, पुनरावृत्ति, जिसको क्या बोला जाता है, आवर्ती फलन। ठीक है, तो उन्होंने भाई मेंडलीव ने क्या नियम दिया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के, किसके भाई, परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन। ठीक है भाई, यहाँ से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। कई बार एग्जाम में सीधा से क्वेश्चन आता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया, क्या आता है क्वेश्चन, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन। ये नियम किसने दिया, 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे मैंने 4-5 ऑप्शन नाम रखे थे पहले भाई, लेवोजियर, प्राउड, मोजले या फिर मेंडलीव। तो आप क्या करोगे, उसका आंसर मेंडलीव, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार ही क्या था, मेरा बेस ही क्या था, परमाणु भार। तो मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लिया होगा, उम्मीद करता हूँ भाई। स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट्स बनाओ, कैसे करो, जैसे आपने स्क्रीनशॉट लिया फिर वीडियो को क्या कर दो, रोक दो वहां पर। ठीक है, फिर ये लिखो भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी, फिर उसका आधार, जो मैंने आपने पहले आधार स्क्रीनशॉट लिया था, तो आधार क्या था, परमाणु भार। फिर क्या लिखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम क्या था, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन। ठीक है भाई, तो बस यहाँ से वापस ये लिख लिया, फिर वीडियो को वापस स्टार्ट करो। तो ऐसे ऐसे करके भाई आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लेके अच्छे खासे नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो ले लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलो ठीक है, तो मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी से 2 क्वेश्चन बन गए। तो पहला तो ये कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या, तो आंसर क्या लगाओगे, परमाणु भार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया, तो आप क्या आंसर लगाओगे, मेंडलीव। क्या लगाओगे आंसर, मेंडलीव। जब भी परमाणु भार दिख जाए तब आंसर क्या जाएगा, मेंडलीव। चलो ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो भाई हटा दे रहा हूँ भाई, कह रहा हूँ भाई सबसे अच्छा काम अब तक किसने किया था भाई, मेंडलीव। मेंडलीव से पहले वैज्ञानिकों ने काम किया, बाकी इतना व्यवस्थित नहीं किया, इस कारण बाकी की आवर्त सारणी को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया गया, हटा दिया गया। सबसे अच्छा काम मेंडलीव ने किया। चलो भाई, तो इसके बाद अपन बात करते हो, पहले आज की जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसमें अपन क्या पढ़ते हैं, आवर्त क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं। तो ये सबसे पहले किसने दिए थे, मेंडलीव ने। उन्होंने बोला क्षैतिज पंक्ति क्या होती है, क्षैतिज पंक्ति, जिसको उसने क्या नाम दिया, क्या नाम दिया भाई, आवर्त। क्या, आवर्त। और एक चीज और उसने बताई, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। क्या, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जिसको उसने क्या नाम दिया, वर्ग या समूह। क्या नाम दिया, वर्ग या समूह। तो बताओ आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी अपन पढ़ेंगे, मोजले या फिर बोरबरी वाली आवर्त सारणी, उसमें अपन को पता है भाई, आज अपन काफी 2021 में चल रहे हैं, तो अपन को पता है कि जो करंट में जो अभी चल रही है आवर्त सारणी, उसमें आवर्त कितने हैं, 7 आवर्त। या वर्ग की बात करूँ तो कितने भाई, 18। तो बाकी मेंडलीव ने भाई सबसे पहला ये काम किया था कि क्षैतिज पंक्ति, जिसको उसने क्या नाम दिया, आवर्त, और ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जिसको उसने क्या नाम दिया, वर्ग या समूह। तो ये पहला काम किसने किया था, मेंडलीव। मेंडलीव से पहले वाले वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस आवर्त और या फिर वर्ग या समूह के बारे में कोई कुछ भी नहीं बता पाया। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे, 7 आवर्त थे, और 8 मेरे क्या थे, वर्ग या समूह। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो,
देखो भाई, जहाँ 5 स्टार लगाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि क्षैतिज पंक्ति किसको बोला जाता है, आवर्त को। जिस तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग के अनुसार कितने आवर्त थे, तो 7। और ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसे मैंने नहीं भाई, मेंडलीव ने क्या बोला था, वर्ग या समूह वो कितने थे, 8। चलो ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में कमियां नहीं थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कमियां थी तभी कौन आया, मोजले की भी आवर्त सारणी में कुछ कमियां थी, फिर कौन सी आई, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। तो बस सबसे पहले काम आवर्त और वर्ग के बारे में किसने किया भाई, मेंडलीव ने। चलो भाई ठीक है। एक और लिखो भाई, मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसें ज्ञात नहीं थी। इस आवर्त सारणी में अक्रिय गैसें ज्ञात नहीं थी, अक्रिय गैसें ज्ञात नहीं थी। इसका मतलब आवर्त सारणी में भाई, मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की खोज नहीं थी। उससे पहले भाई तब भी नहीं थी, और मेंडलीव की आवर्त सारणी जब भी उसने बनाई उस टाइम भी अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी भाई। ठीक है, तो यहां तक फटाफट से एक बार लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन भाई यहां से नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन मैंने बता दिया, स्टार्टिंग की 2 लाइनें, मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या है, तो वापस बता रहा हूं, परमाणु भार, और आवर्त नियम क्या था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके क्या होते हैं, परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन। तो ये नियम किसने दिया था, तो आंसर क्या लगा दोगे, मेंडलीव। लिख लिया भाई, चलो ठीक है। देखो आप आज तो आपको पता होगा कि कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं, 118। कितने भाई, 118। आज की आवर्त सारणी में कितने तत्व ज्ञात है भाई, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं वो कितने, 118 तत्व। बाकी जब मेंडलीव ने जिस टाइम आवर्त सारणी की खोज की तब तक कितने तत्व ज्ञात थे भाई, तत्व कितने ज्ञात थे भाई, 63। कितने भाई, 63। तो ये भी एक लाइन लिख लेना भाई कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी, तो उसका आंसर क्या जाएगा, 63 भाई। चलो हो गया होगा। इसके बाद बताओ भाई कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था, तो आप बोलोगे सर आपने अभी जस्ट बताया कि परमाणु भार। क्या भाई, परमाणु भार। कभी कभार वो परमाणु द्रव्यमान भी दे देता है, तो वो भी गलत नहीं है, परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान। क्या भाई, द्रव्यमान। तो चलो ठीक है, तो आधार क्या था, परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान। तो चलो अब बताओ उसकी सबसे बड़ी कमी क्या रही भाई, इस आवर्त सारणी को नेग्लेक्ट क्यों कर दिया गया, इसको हटा क्यों दिया गया इसको भाई। इसका सबसे बड़ा कारण था वो मेरा समस्थानिक। क्या, समस्थानिकों की खोज। जैसे भाई समस्थानिकों की खोज हो गई, इस आवर्त सारणी को नेग्लेक्ट कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। क्यों भाई, क्योंकि समस्थानिक पहले अपन समझेंगे समस्थानिक क्या होते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे कि ये आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी क्यों भाई गलत हो गई। ठीक है, तो चलो ये चीज याद रखना कि आधार क्या था, परमाणु भार। चलो तो एक लेक्चर में मैंने आगे वाले लेक्चर में आपको बता रखा है कि अपन किसी भी तत्व को लिखते कैसे भाई, किसी भी तत्व को ऐसे लिखते भाई ZXA, जिसमें Z किसको बता रहा था, परमाणु क्रमांक को, X किसको बता रहा था, किसी भी तत्व को, और A किसको बता रहा था, परमाणु भार। तो चलो भाई A किसको बता रहा है, परमाणु भार को। तो जैसे आपको किस 8 या 9th में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं, 3। कितने भाई, 3। तो चलो एक बार मैं आपको किसके बारे में बता देता हूँ, समस्थानिक। क्या, समस्थानिक। तो हेडिंग लगा दो, समस्थानिक। आइसोटॉप्स, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं भाई, आइसोटॉप्स। क्या होता है, समस्थानिक उन्हें बोला जाता है जिनका Z परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या हो, समान। क्या हो, परमाणु क्रमांक क्या हो मेरा, समान। इसका मतलब तो आप सर ये कह रहे हो कि किसी भी तत्व को मैं ऐसे लिखता हूँ ZXA, तो उसका जिसका भाई 2 तत्वों को क्या हो गया, Z समान, तो इसका मतलब वो सर आपस में क्या हो जाएंगे, समस्थानिक। तो सीधी सी बात है कि समस्थानिक किन्हें कहा जाता है, जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान। तो आपको भाई 8th 9th में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं भाई, 3। कौन कौन से, यहाँ पे देख लो 1H1
1H2 और 1H3 क्या होता है 1H3। तो आप बताओगे इन कमेंट सेक्शन में, आप ये बताओगे कि इन्हें तीनों को क्या बोला जाता है, कि 1H1 को क्या बोला जाता है, 1H2 को क्या बोला जाता है और 1H3 में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये 8th 9th की बात है भाई। चलो अब बताओ, किसी भी तत्व को मैं ऐसे लिख रहा हूँ भाई, किससे, ZX A से। Z किसको बता रहा है, परमाणु क्रमांक को, X किसी भी तत्व को और A किसको, परमाणु भार को। तो यहाँ इस तीनों में देखो भाई, तीनों में Z सेम दिख रहा है भाई, Z सेम कौन कौन सा है, इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, समस्थानिक। तो इसका मतलब समस्थानिक होगा भाई तीनों, 1H1B, 1H2, 1H3। ये भी इसके साथ समस्थानिक, ये भी इसके साथ समस्थानिक, ये भी इसके साथ समस्थानिक। कहने का मतलब इन तीनों में जेड्स क्या है, सेम, परमाणु क्रमांक सेम। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, समस्थानिक आइसोटॉप। तो भाई मेंडलीव के आवर्त सारणी की सबसे बड़ी कमी क्या थी, यही थी कि उसने समस्थानिकों को क्या रख दिया, एक ही जगह। अब सबको एक जगह रखा तो इसका मतलब तो गलत हो गया, क्योंकि उसका आधार क्या था, परमाणु भार, और इनके सबके परमाणु भार तो क्या है, अलग अलग। अब परमाणु भार अलग अलग है, तो इसका मतलब इन तीनों को क्या रखना चाहिए मुझे, अलग अलग जगह, जबकि उसने क्या रख दिया था, तीनों को एक ही जगह। इस कारण ये भाई क्या होगी, गलत होगी। इसके बाद इसका भाई ड्रॉबैक, कमी एक और थी मेंडलीव की आवर्त सारणी कि वो हाइड्रोजन को सही जगह नहीं बता पाया। उसने हाइड्रोजन को क्षारीय धातुओं के साथ भी रख लिया और किसके साथ, हेलोजन के साथ भी रख लिया। इस कारण वो क्या हो गई, गलत हो गई, इसको हटा दिया गया भाई। ठीक है, तो यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और भाई नोट्स प्रॉपर वे में बनाना, वीडियो को रोको, फटाफट से लाइनें लिखो, फिर वापस वीडियो को स्टार्ट करो, फिर वापस से क्या बना दो, नोट्स बना दो। हो गया भाई। तो ये हो गई मेरी मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, अब याद क्या क्या रखना है इसमें, ये मैं बता देता हूँ। वापस से बता रहा हूँ, पहला पॉइंट कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था, तो आप क्या आंसर दोगे सर, परमाणु भार। क्या भाई, एटॉमिक मास, परमाणु भार। और ये कभी भी पूछा जाए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम क्या था, तो क्या बोलोगे सर, कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके क्या होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये नियम किसने दिया था, तो आंसर क्या लगाओगे, क्या लगाओगे भाई, मेंडलीव। ठीक है भाई, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, मोजले की आवर्त सारणी। किसकी आवर्त सारणी, मोजले की आवर्त सारणी। हेडिंग लगा दो यहाँ पे, मोजले की आवर्त सारणी। ठीक है भाई, मोजले की आवर्त सारणी लगा दी हेडिंग। चलो भाई, जैसे आपने बताया सर कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था, तो आप क्या आंसर दोगे, परमाणु भार। उसी प्रकार कभी क्वेश्चन आ जाए कि मोजले की आवर्त सारणी का आधार क्या था, तो क्या करोगे भाई, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। क्या करोगे, परमाणु क्रमांक। तो देखो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस है नहीं भाई। क्या था कि मोजले की आवर्त सारणी का आधार क्या, तो परमाणु क्रमांक। मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार, तो क्या बोलोगे आंसर, परमाणु भार। चलो ठीक है, उसने नियम क्या दिया था, बस भाई वो का वो नियम है, उसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या था, परमाणु भार। तो इसमें क्या आंसर दे दोगे, परमाणु क्रमांक। वो एक वो सेम नियम है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्ती फलन। तो बस दोनों रूल्स को देखो भाई, उसमें क्या लिखा था, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या लिखा था, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन। जबकि मोजले ने क्या बताया, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, क्या होते भाई, आवर्ती फलन। तो यहाँ पे इस चीज को इंपोर्टेंट करना है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं
कि मोजले की आवर्त सारणी का आधार क्या है, परमाणु क्रमांक। मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या, परमाणु भार। दोनों के नियम भी पूछे, कभी ये नियम देता है तो आप सीधा किस चीज पे आओ कि यदि परमाणु भार लिखा है तब तो आंसर क्या जाएगा, मेंडलीव, और परमाणु क्रमांक लिखा है तब कौन सा आंसर जाएगा भाई, मोजले। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख दो भाई। और देखो भाई समस्थानिकों की खोज हो गई तो ये वाला कंसेप्ट भी क्या हो गया मेरा सही, क्योंकि ये आवर्त सारणी काफी अच्छा काम किया था भाई। मेंडलीव की जो कमियां थी उसको किसने सुधारा, मोजले ने, तो मोजले की आवर्त सारणी भी अच्छी है भाई। हो गया भाई। अभी पढ़ेंगे अपन जो रिसेंट में चल रही है मोजले की आवर्त सारणी का एक और नाम है भाई, इसको और किस नाम से जाना जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी। क्या भाई, आधुनिक आवर्त सारणी भाई। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या, तब भी क्या आंसर जाएगा, परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त नियम क्या है भाई, यहाँ पे देखो आधुनिक आवर्त नियम क्या है भाई, तब भी कौन सा आंसर, परमाणु क्रमांक वाला, क्योंकि मोजले की आवर्त सारणी का एक और नाम क्या है भाई, आधुनिक आवर्त सारणी। चलो भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा भाई उम्मीद करता हूं। चलो भाई अब नेक्स्ट बढ़ते आगे, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। क्या भाई, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। तो देखो अब तक जो भी पढ़ा है उसको वापस बता देता हूं भाई। यहाँ पे एक तरफ क्या लिखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी किसकी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, और यहाँ पे किसकी आवर्त सारणी लिख दो भाई, मोजले की। किसकी, मोजले की। तो यहाँ पे लिख देना भाई कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था, आप बताओ भाई, परमाणु भार। क्या था, परमाणु भार। जबकि मोजले की आवर्त सारणी का आधार क्या था भाई, क्या था आधार, परमाणु क्रमांक। दोनों जगह से यही से क्वेश्चन आता भाई, परमाणु क्रमांक। उसने आवर्त नियम क्या दिया था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण किसके भाई आवर्ती फलन होते, परमाणु भार के। किसके, परमाणु भार के नियम में भाई। ठीक है, नियम में क्या बोला, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि इसने क्या बताया था भाई नियम में कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्ती फलन। तो अच्छे से देखना, बस कुछ भी लिखा हो तो सीधा किस पे आ जाना कि परमाणु भार आ रहा है तब आंसर क्या जाएगा, मेंडलीव। परमाणु क्रमांक लिखा हो तब क्या आंसर जाएगा, मोजले। तो फटाफट से इसको भी क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो तो आइडिया लगेगा। ले लिया होगा भाई उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन यहीं से आता है भाई। ठीक है ना, लेवोजियर की आवर्त सारणी से, ना प्राउड की आवर्त सारणी से, ना न्यूजीलैंड की आवर्त सारणी से, ना ही लोथरमेयर के कर्व से, ना ही किसी और की आवर्त सारणी से। क्वेश्चन तो बस इन दो जगहों से आता है भाई कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और मोजले की आवर्त। आप देखोगे भाई एनसीईआरटी में भी सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया भाई, जहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी उसमें काफी सारे पॉइंट लिखे होंगे, मोजले की आवर्त सारणी उसमें भी काफी सारे पॉइंट जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट और नोट्स प्रॉपर वे में जरूर बनाते रहना भाई। हो गया भाई, चलो ठीक है। अब लिखो भाई आवर्त सारणी का, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। किस किसने दी थी भाई ये, बोरबरी, रैंग तथा वॉर्नर ने। किसने भाई, बोरबरी, रैंक तथा वॉर्नर ने। चलो भाई, जैसे मोजले की आवर्त सारणी का मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था भाई, परमाणु भार। मोजले की आवर्त सारणी का आधार क्या था, परमाणु क्रमांक। उसी प्रकार आवर्त सारणी के दीर्घ रूप का भी क्या है, आधार भाई। क्या भाई, आधार। तो ये दो चीजों पे आधारित है, एक तो इलेक्ट्रॉनी विन्यास पे,
किस पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, तथा किस पे, परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। किस पे भाई, परमाणु क्रमांक पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तथा किस पे भाई, एटॉमिक नंबर पर आधारित थी। तो फटाफट से इसकी क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट से ले लेना। तो अपने पास अब 3 क्वेश्चन है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी आवर्त सारणी का आधार इलेक्ट्रॉन विन्यास तथा परमाणु क्रमांक है, तब क्या जाएगा आंसर, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। क्वेश्चन आ जाए निम्न में से कौन सी आवर्त सारणी का आधार परमाणु भार है, तब क्या जाएगा, मोजले की आवर्त परमाणु भार है, तो इसका मतलब क्या जाएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी। और क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किसकी आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है, तब कौन सा आंसर जाएगा, मोजले की आवर्त सारणी। जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग भाई आंसर लगा देना। अब आपके पास 3 क्वेश्चन है तो कर देना भाई। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। चलो भाई, अब क्या किया उसने भाई, आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। किसमें, कितने ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला है मेरा एस ब्लॉक, दूसरा कौन सा, पी ब्लॉक, तीसरा कौन सा, डी ब्लॉक, और चौथा कौन सा, एफ ब्लॉक। अब आपको सर ये नाम किस अकॉर्डिंग रखे भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन भी किस में जा रहा है, एस में, तो वो कौन से ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, एस ब्लॉक का तत्व। यदि किसी तत्व के लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, डी ब्लॉक में, तो वो कौन से ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, डी ब्लॉक तत्व। उसी प्रकार लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भी जाएगा भाई, 4 ही पॉसिबिलिटी है, या तो किसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, एस उपकोष में, या किसमें, पी उपकोष में, या किसमें, डी, या फिर किसमें, एफ में। जिसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो उस ब्लॉक को उस तत्व में रख देंगे। तभी तो भाई देखो, मोजले की सिर्फ आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, परमाणु क्रमांक पर, जबकि आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है जो अपन आजकल पढ़ रहे हैं वो किस पे, इलेक्ट्रॉन विन्यास पे। तब इसलिए ज्यादा सही है भाई, क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें गया उस ब्लॉक में उस तत्व को रख दो भाई। एस में गया तो एस ब्लॉक का, पी में गया तो पी ब्लॉक का, डी में गया तो डी ब्लॉक का, उसी प्रकार एफ में चला गया तो एफ ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते भाई, आवर्त सारणी को याद कैसे करेंगे, इसको ट्रिक के थ्रू, ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि मजा आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, कितने ब्लॉक में बांटा भाई आधुनिक आवर्त सारणी को भाई, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप को भाई 4 ब्लॉकों में बांटा। तो आपने जब कभी भी आवर्त सारणी को देखा होगा तो ऐसी कुछ आवर्त सारणी आपने देखी होगी। डायग्राम मेरे से कोई बहुत ही खराब बनता है तो उसके लिए सॉरी भाई। ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो, लेफ्ट की साइड में कौन से ब्लॉक के तत्वों को रखा, एस ब्लॉक को। इसकी तरफ कौन से तत्वों को रखा, पी ब्लॉक के तत्वों को। बीच में किसको रखा, डी ब्लॉक के तत्वों को। और सबसे नीचे की तरफ यहां से निकाल कर कौन से वालों को रख दिया मैंने, एफ ब्लॉक के तत्वों को। किस को, एफ ब्लॉक के तत्वों को। ये भाई फिक्स है कि इस तरफ आ गए लेफ्ट की साइड में तो वो कौन से ब्लॉक के तत्व होंगे, एस ब्लॉक की। राइट की साइड में चले गए तो कौन से ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। बीच में जिनको रखा वो कौन से ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। और सबसे यहाँ से नीचे रख दिया तो वो कौन से ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे, एफ ब्लॉक के तत्व मेरे हो जाएंगे। चलो ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो भाई, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं स्क्रीनशॉट जैसे लेने का। चलो ठीक है, तो अपन पहला कौन सा पढ़ेंगे, एस ब्लॉक, फिर कौन सा पढ़ेंगे, पी ब्लॉक, फिर कौन सा पढ़ेंगे, डी ब्लॉक, और फिर कौन सा पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक। यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, एस ब्लॉक की अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं यहीं पे बता दूंगा। ठीक है, बाकी वैसे भाई यहाँ पे देखो, जेड के एग्जाम में बात करूँ तो कौन कौन से ब्लॉक, भाई 4 ब्लॉक है। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जेड में कौन सिलेबस में कौन कौन से, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक। जबकि बात करूं किसकी भाई, आईसीआर या बीएचयू, तो उसमें एस ब्लॉक भी है, पी ब्लॉक भी है, डी ब्लॉक भी है और एफ ब्लॉक भी है।
भाई कुछ भी देखो ब्लॉक सब है भाई। बाकी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछते हैं भाई या तो एस ब्लॉक या फिर डी ब्लॉक, क्योंकि दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है भाई, एस ब्लॉक मेरा 11th में, जबकि डी ब्लॉक चैप्टर भी है और डी ब्लॉक का सबसे ज्यादा उपयोग होता है कि ये क्या बनाते हैं, उप संयोजक यौगिक, बहुत बड़े बड़े यौगिक बनाते हैं, वहां से उन्हें बोला जाता है उप संयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि 12th की बुक में एक अच्छा खासा वेटेज रखने वाला चैप्टर है भाई। ठीक है, जहाँ से बोर्ड में भी काफी क्वेश्चन बनते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो हेडिंग लगा दो एस ब्लॉक के तत्व। अब पढ़ेंगे भाई एस ब्लॉक में कितने तत्व, पी ब्लॉक में कितने तत्व, डी ब्लॉक में कितने तत्व और एफ ब्लॉक में कितने तत्व, वो भी किसके वेवन, बहुत ही शानदार वाली ट्रिकों के साथ। ठीक है, तो हटा दो भाई यहां से। देखो भाई, जहां से क्वेश्चन बन रहा है वही चीज पे फोकस कर रहा हूं भाई। ठीक है, और जहां भी मैं 5 स्टार लगा तो उसका मतलब समझ जाओ वो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। देखो भाई, मुझे आवर्त सारणी पढ़ानी थी पहले, इसी कारण मैंने आपको पहले परमाणु क्रमांक बताए 30 तक के, फिर उनकी क्या बताए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। ठीक है भाई, इसी कारण मैंने भाई पहले काम, वो 4 वीडियो जरूर देख लेना। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो कि परमाणु क्रमांक 1 वाला कौन सा तत्व, जैसे परमाणु क्रमांक 10 वाला कौन सा तत्व, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, तो उस पर अपन को यहाँ देख लेना है। एक चीज और बताई थी, अब भी कह रहा हूँ जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मैंने आपको बताई थी, वो अच्छे से कर लेना। वहां से हर बार किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन हर बार बैठता है। ठीक है भाई, और यहाँ से देखो सीधा सा क्वेश्चन आता है कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी है, वो तो मैंने वहां पे बता दिया। जिसमें इलेक्ट्रॉन समान है वो क्या हो जाएगी, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, वहां से वापस रिलेट करके काम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाला बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे अपन सब कुछ करते रहेंगे भाई। ठीक है, तो हेडिंग लगा दी होगी मेरे हिसाब से एस ब्लॉक तत्व। आपने क्या लगा दी, एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, यहां पे देख लो, ह, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री। इसके बाद कौन से तत्व आते हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोहित। चलो आपको एक चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन के थ्रू देता हूँ, जो बोरबरी या फिर मौजले की आवर्त सारणी बोल दो, वहां से क्या एक कंक्लूजन निकला था कि आवर्त कितने होते हैं, पीरियड कितने होते हैं भाई, 7। कितने पीरियड, 7। वर्ग या समूह कितने होते हैं, 18 भाई। कितने वर्ग या समूह, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ग्रुप, कितने होते हैं, 18। तो पूछा जाए कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी या आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कितने आवर्त है, तो आंसर क्या लगाओगे, 7। या पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी या आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कितने वर्ग या समूह है, तब कौन सा आंसर लगाओगे, 18। चलो एक बार ये कहीं लिख लेना आप कि आवर्त कितने आधुनिक आवर्त सारणी में, 7, वर्ग या समूह कितना है, 18 भाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो फटाफट से ये लिख लिया होगा तो मेरे हिसाब से हटा दो भाई, कहीं भी लिख लेना, ये साइड में लिख लिया होगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने, 7, वर्ग या समूह कितने, 18। चलो अब इसको लिख लेते भाई, ये कौन से एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक में क्यों रखा, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस उपकोष में, एस सबसेल में। चलो ट्रिक है, इनकी ट्रिक लिख लो भाई, यहाँ पे देख लो इनकी ट्रिक क्या है। इसे बोला जाता है ह, इसको ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री। काफी इजी हो जाती है भाई, ह, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री। इसकी क्या हो जाएगी, बेटा, मांगे, अब आप ही बता दो, कोई बेटा मांग रहा है, किसकी मांग कर रहा है भाई, अभी तो 12th पास ही नहीं की है, 11th 12th का, और क्या मांग कर रहा है, कार की। तो बाप क्या राजी होगा या रोएगा, रोएगा भाई। बेटा मांगे कार, कार तो मांग ली थी, साथ में क्या मांग लिया, स्कूटर। अब तो बाप रोना ही रोना है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, ये रहा मेरा बाप। बाप क्या कर दिया, रोएगा तो नहीं, क्या नहीं करेगा भाई, रोएगा ही नहीं।
कि बेटा क्या क्या बड़ी बड़ी डिमांडें कर रहा है, कार भी मांग रहा है, स्कूटर भी मांग रहा है, तो बाप क्या होगा, रोएगा। तो ट्रिक क्या हो जाएगी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोहे। कोई दिक्कत भाई? चलो ठीक है, फटाफट से लिख दो। अब मैंने अभी आपको बताया कि आधुनिक आवर सारणी में कितने आवर थे, कितने पीरियड थे, 7। तो देखो भाई ऐसे यहाँ पे रख दिया इसने, ये पहला यहाँ पे लिख देता हूँ आवर्त, क्या आवर्त, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पीरियड। तो देखो हाइड्रोजन कौन से आवर्त में आ रहा है, पहले, लिथियम किसमें, दूसरे में, सोडियम किसमें, तीसरे, पोटेशियम किसमें, चौथे में, रुबिडियम कौन से आवर्त में, 5वें में, सीजियम किसमें, 6ठे में, जबकि फ्रेंसियम कौन से आवर्त में, 7वें आवर्त में आ रहा है। हो गया भाई? क्या है भाई ट्रिक, क्या थी वापस बता दे रहा हूँ, लिख भी दिए, हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, और इसका क्या हो जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर। अब देखो मैंने आपको 40 तक के परमाणु क्रमांक बताए थे, इनके नाम भी बताए थे। तो बताओ भाई इसका परमाणु क्रमांक 1 तो क्या हो जाएगा, हाँ हाइड्रोजन, ये कौन सा, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इसका क्या हो जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। देखो इन दो में कंफ्यूजन हो सकता है, बी का मतलब क्या है, बेरिलियम, क्या बेरिलियम, और बी का मतलब क्या है, बेरियम, क्या बेरियम, और ये रोहोडियम। हो गया भाई? यहाँ तक हो गया होगा। फटाफट से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हल्की सी चीज़ और बता देता हूँ, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भाई। यहाँ से लिख दिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, ठीक है। अब यहाँ से कुछ मुझे और बतानी है चीज़ें, तो इस कारण मैं इनको हटा दे रहा हूँ भाई, ठीक है, इनको हटा दे रहा हूँ। ट्रिक भाई लिख लेना, याद भी हो जाएंगे इजीली। चलो भाई, जो मोजले था उसने इसको क्या बोला, फर्स्ट है, क्या बोला, फर्स्ट है। इसको क्या बोला, सेकंड ए, क्या बोला, सेकंड। चलो फर्स्ट को, जबकि मोजले ने इससे क्या नाम दिया, क्षारीय धातु, क्या क्षारीय धातु। जबकि सेकंड वालों को उसने क्या बोल दिया, क्षारीय मृदा धातु। देखो फर्स्ट है, मतलब ये क्षारीय धातु में कौन कौन से आएंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। क्षारीय मृदा धातु में कौन से आएंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोहे, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है भाई, हो गया। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन सब को क्षारीय धातु क्यों कहते हैं और इन सब को क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। तब तक के लिए भाई टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।